चलिए, तो हम बताए थे हिस्ट्री में, क्या बताए थे बताओ? 3 प्रकार की नहीं होती है, 3 भागों में इसे बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, पहला एंशिएंट मतलब प्राचीन, दूसरा मेडिवल मध्यकालीन, और मॉडर्न आधुनिक। अच्छा, इसे किसने बांटा है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट किए हैं मेडिवल मध्यकालीन भारत। हम बताए थे कि एंशिएंट में हिंदू किंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हिंदू किंग। और ये कहां से कहां तक है? इन्फिनिटी से 712 तक, 712 एडी तक। एडी क्या होता है? एनो डोमिनी, बता चुके हैं। और मेडिवल में क्या है बताओ? 712 से 1707 तक पढ़ना है। और मॉडर्न में 1707 से 1947 या अब तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़ना है। तो मेडिवल हम स्टार्ट किए थे, और मेडिवल में किसके बारे में पढ़ना है? तो मुस्लिम किंग के बारे में। ठीक है ना, मुस्लिम किंग के बारे में पढ़ना है। और मॉडर्न में अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। अंग्रेज के बारे में मॉडर्न में पढ़ना है। इसमें मुस्लिम किंग, मुस्लिम राजाओं के बारे में, इसमें हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट किए हैं मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री में हम बताए थे कि सिर्फ 2 ट्रिक याद रखो, बाकी खत्म हो जाएगा पूरा मेडिवल। तो देखिए, मेडिवल में मेडिवल हिस्ट्री में 2 ट्रिक बताए थे। पहला ट्रिक क्या बताए थे बताओ? पहला था मोहम्मद बिन कासिम गजनी गौरी। नहीं, ई सब तो गांव के लड़का था सब। क्या बताए थे? ई सब तो गांव के लड़का था, सब गांव का लड़का था। चाहे ये याद कर लीजिए ट्रिक, एहू से निकल जाएगा। या तो ऐसे याद रखिए कि मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे गजनी हो या गौरी हो, मुकेश सर से पढ़ने के बाद क्या जीके तो सरल लगता है, जीके तो सरल लगता है। देखिए, ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम 712 में अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद से गजनी आता है। कब ये अटैक करता है बताओ? 1000 ईस्वी में। नहीं, लेकिन सब असफल रहता है। उसके बाद से गोरी आता है। ठीक है, 1100 कुछ ईस्वी में गोरी आता है। उसके बाद से क्या आता है बताओ? इसके बाद आ जाए गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। उसके बाद कौन आएगा बताओ? खिलजी वंश, खिलजी वंश। उसके बाद कौन आएगा? तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। तो देखो, ये ट्रिक याद रखो, दोनों में से कोई एक, दोनों से हो जाएगा। देखो, मोहम्मद बिन कासिम गजनी हो या गौरी हो या आप लोग हो, मुकेश सर जी से पढ़ने के बाद जीके तो सरल लगता है। तो ये ट्रिक है, जीके तो सरल लगता है, ये तो नाम ही याद रखना पड़ेगा। ये वंश है, ये पार्टिकुलर व्यक्ति थे जो दूसरे देश से आके अटैक किए, लेकिन ये लोग अटैक किए तो इनका पूरा वंश चला। वंश माने जैसे वो राज किए, उनका लड़का राज किया है, या उनका सेनापति राज किया, तो ये सब है। तो पहला वंश में गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो क्या इन लोग का वंश नहीं था? तो इन लोग का भी वंश था, लेकिन ये पार्टिकुलर अकेले आकर पार्टिकुलर व्यक्ति ने राज किया। इसका भी वंश बताए थे कि ये यामिनी वंश का था, है ना, कल बताए थे। अभी रिवाइज करा देते हैं। तो आपको 2 मेडिवल हिस्ट्री में 2 ही याद रखना है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम 712 से आता है, हम बताएं मेडिवल हिस्ट्री में 712 से लेके 1707 तक पढ़ना है। इसमें 1707 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? और ये शासन खत्म हो जाएगा औरंगजेब की। ठीक है, अब देखो इसमें कहां तक आ जाएगा बताओ? लोधी में 1526 तक। तो हम बताएं 1707 तक पढ़ना है। तो देखो, मोहम्मद बिन कासिम 712 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1526 में बाबर आता है। कौन आता है? और लोधी वंश का एक इब्राहिम लोधी को टपका देता है। नहीं, और तब बाबर जो है किस वंश का स्थापना करता है? मुगल वंश। कौन सा? तो दूसरा ट्रिक देखो, पहला ट्रिक ये है, दूसरा ट्रिक देखो, दूसरा इतने में खत्म हो जाएगा। मुगल वंश। मुगल वंश में
आपको याद रखना है भाजसा, कौन सी, भाजसा, जैसे भाजपा है वैसे भाजसा याद रख लो। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब। ठीक है, ये आएगा बाबर कब आएगा, बाबर कब आएगा 1526 में। ठीक है, 1526 में आता है। किसको लुढ़का देता है, लोधी वंश, लास्ट लोधी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको टपका देता है। तब इस वंश का शासनकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो बाबर। अच्छा, एक और इसका ट्रिक है, बहु आजा शाम हो आई, ओ को बैठ जाएगा ये, कौन, ये वाला बाबर वाला, बहु आजा शाम हो आई, इस पे ये हो जाएगा। तो देखो देख लो, ये हो बहु आजा शाम हो आई। तो देखो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एहू को बैठ जाएगा। ठीक है, तो बाबर आता है कब 1526 में। उसके बाद होता है हुमायूं, इसका लड़का था, ये सब इसके लड़के हैं। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, और अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। औरंगजेब कब लुढ़क जाता है 1707 में। अब उसके बाद से किसका शासन शुरू हो जाता है भारत में, अंग्रेजों का, है ना। तो क्या उसके बाद से ये कौन से शासक थे, बताओ कौन वंश था, मुगल वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था, मुगल वंश था। अब देखो तो क्या मुगल वंश में बाबर के जाने के बाद, मरने के बाद, मुगल वंश का और शासक नहीं था सब, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं था जितना औरंगजेब था, है ना। जैसे अंग्रेज जब तक ये रहा, औरंगजेब रहा, तब तक अंग्रेजों का उतना क्या बोलते हैं, वर्चस्व स्थापित नहीं हुआ था भारत में। लेकिन इसके मरने के बाद वर्चस्व स्थापित हो गया। तो नाम के लिए राजा रहते थे, ठीक है, लेकिन वर्चस्व था अंग्रेजों का। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला भी तो एक शासक था इसके बाद, औरंगजेब के बाद, इसने पूर्ण रूप से जजिया हटाया था, जजिया को। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था पूर्ण रूप से जजिया कर हटाया था, तो किसने दूसरी बार लगाया था, औरंगजेब ने। समझ में आ रहा है, औरंगजेब ने दूसरी बार लगाया था, ये बता चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन रिवाइज करा था। तो ये देख लीजिए, ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब देखिए हम ये सब बता चुके थे, एक बार सोचे कि रिवाइज करवा दें। और हम क्या बता चुके हैं बताओ, तुर्क का आक्रमण। चलो तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। तो इसमें हम क्या बता रहे थे बताओ, मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले आता है कौन सी, मोहम्मद बिन कासिम। कब आता है, 712 में। क्यों आता है ये भी बताए थे। देखो कौन सी, औरब का व्यापार होता था किस बंदरगाह से होकर, देवल बंदरगाह से होकर होता था। और ये कहाँ है देवल बंदरगाह, सिंध में। कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है, वहां से व्यापार होता था। अब देखो औरब का जो व्यापार होता था, यहाँ का राजा था कौन सी बताओ, दाहिर राजा था। वो क्या किया, व्यापार को लूट लिया। तो यहाँ का राजा था अल हजाज। तो अल हजाज अपने सैनिक को, सेनापति कह सकते हैं, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम। कौ साल का था, लगभग 15 से 18 साल के बीच का था। ठीक है ना, 15 से 18 साल के बीच का था। अब एग्जैक्ट नहीं पता है, अब क्यों बार देखने जा रहा था 712 ईस्वी में। अभी ईस्वी स्टार्ट हुए 712 ही हुआ था। देखो 00 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म, और इस्लाम का धर्म कितना 570, ईसा मसीह के जन्म के बाद 570 साल बाद किसका जन्म हुआ, हजरत मोहम्मद साहब का। तो इस्लाम का धर्म देखो, इस्लाम धर्म का उदय के लगभग 150 साल मान लो, 150 साल बाद, 150 साल नहीं होगा, 100 कुछ होगा। तो 150 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम आया था। ये क्या था, मुस्लिम था। तो देखो, तो अल हजाज इसको मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ, तो देखो तो हीरा से ना हमारी दुश्मनी है ना कोनो दोस्ती है, तो काहे लूट लिया ना। तो ये आया कब, 712 ईस्वी में, आ दाहिर को टपका दिया ना। कौन आया, अल हजाज भेजा मोहम्मद बिन कासिम को। काहे भेजा, तो अरब का व्यापार होता था, कहां से, तो देवल बंदरगाह से। कहां है, तो सिंध में। वहां का राजा कौन था, दाहिर। ईसुरा ब्राह्मण राजा था। ये पूछता है कि दाहिर कौन सा राजा था, तो उसमें देता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उसमें टिक मारना होता है। तो देखो
तो देवल बंदरगाह से होता था व्यापार। अभी क्या किया, कौन चीज हो, दाहिर लूट लिया सामान को, तो ये भेजा अल हजाज, अरब का राजा था, ये भेजा मोहम्मद बिन कासिम को जाके देखो तो कि काहे लूटा। तो ये आया 712 में, दाहिर को टपका दिया। टपकाने के बाद से वहां के लोगों को 2 ऑप्शन दिया। क्या दिया? 2 ऑप्शन। कहा कि या तो तुम मुस्लिम स्वीकार कर लो, या तो हिंदू रहना है तो हिंदू बने रहने के लिए टैक्स दो। और उसी टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। क्या था? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया टैक्स, सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इसको हटाया किसने? अकबर ने। हटाया किसने? अकबर ने। कौन सा वंश का था अकबर? मुगल वंश का। तो सोचो कितना साल जजिया टैक्स रहा, माने हिंदुओं के ऊपर टैक्स। तो ये बताओ, जो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे ना। तो कौन कौन पैसा देने में सक्षम था? ब्राह्मण और क्षत्रिय ज्यादा शक्तिशाली थे, चाहे ज्यादा धनी थे, तो वो लोग देने के लिए सक्षम थे, वो लोग चेंज नहीं हुए। वैश्य और शूद्र में जिनके पास पैसा नहीं होता था वो चेंज हो जाते थे। ऐसे भी उन लोगों को चेंज होने में फायदा था। फायदा ये था कि क्षत्रिय और ब्राह्मण से वो लोग दबाए जाते थे, कुचले जाते थे, हैं सताए जाते थे, तो लोग आसानी से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते थे। अब मुस्लिम में कन्वर्ट मतलब अब उस कास्ट सिस्टम से, वर्ण व्यवस्था से वो अलग हो जाते थे, तो दबाव कम हो जाता था। समझ में आ रहा ना? कन्वर्ट होने का तरीका ये नहीं है कि कोई कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कन्वर्ट के लिए कई सारी दबाव से लोग कन्वर्ट होते थे। ठीक है, जैसे मान लो पैसा वैसा नहीं रहा तो कन्वर्ट हो गए, चाहे ब्राह्मण का दबाव हो गया, क्षत्रिय का दबाव हो गया, तो वो लोग कन्वर्ट हो जाते, वैश्य और शूद्र। तो ये रहा कहानी इसका। मोहम्मद बिन कासिम का 712 में आता है, दाहिर को टपकाता है, लोगों को 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम मुस्लिम स्वीकार कर लो या तो जजिया कर दो। ठीक है, और यहाँ दाहिर की 2 बेटियां, क्या क्या नाम था बताओ? निर्मला देवी और सूर्या देवी को गिफ्ट भेजता है अल हजाज को, अब वहीं से इसकी अंत की शुरुआत होती है। ठीक है, अब गिफ्ट भेजने को ससुर को शौक लगा था तो भेज दिया, तो बस लुढ़क गया। अब गिफ्ट भेजा निर्मला देवी और सूर्या देवी को, वो लोग कसम खाई थी कि हमारा बाप का मारा है, हम छोड़ेंगे ना। दोनों कसम खा ली, जाकर अल हजाज से चुमला दी। कही कि अब अल हजाज के 2 बेटे थे, इन दोनों देखो, दाहिर की 2 बेटियां निर्मला देवी और सूर्या देवी का निकाह होना था इनके दोनों बेटों से। तो कही कि हुजूर शादी तो होगी, लेकिन एक बात हम लोग की यह शिकायत है, मोहम्मद बिन कासिम हमारे इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया है। अब चुमला दी सब गलती, उल्टा सीधा। अभी मौत का फरमान सुना दिया। ठीक है, 712 से बस 2 ही साल वहां रुका था। मौत के फरमान के बाद उसको बुलाया गया वापस अरब, और मौत के घाट उतार दिया गया। और कैसे मौत का घाट उतारा गया, इसमें बहुत सारा विवाद है। कई लोग कहते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जानवर के चमड़े में लपेट के लाया गया था, तो दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई। कई लोग कहते हैं कि उसको जेल में बंद कर दिया गया, अपना बेगुनाही नहीं साबित कर सकता था, तो अपना सर काट के थाली में भेजवा दिया अल्लाह हजाज के सामने कि इससे बड़ा हम अपना क्या बोलते हैं बेगुनाही साबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीका। तो देखो, और उसके बाद से यहाँ का सेवा खत्म होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने हटाया, तो अकबर ने। दोबारा किसने लगाया, तो औरंगजेब ने। अब पूर्ण रूप से किसने हटाया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। देखो, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर ये क्वेश्चन बनेगा दाहिर कैसा राजा था, क्षूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण नहीं, वैसे तो ब्राह्मण हो जाएगा। और एक आता था आएगा इसमें कि मोहम्मद बिन कासिम में तो क्या क्या, खजूर की खेती हुई, ऊंट पालना शुरू हुआ है, और भी हुआ, बहुत सारा चीज लिखवाए हैं। इसने सोने के सिक्के चलाए जिसका नाम दिरहम है। हाँ, इसने और भी घोड़े लाए। अब देखो, इसके जीतने का क्या कारण है कि इतना कम उम्र में 15 से लेकर 18 साल के बीच का लड़का आता है और दाहिर को टपका देता है, जो हिंदू और ब्राह्मण कितने शक्तिशाली होते थे, फिर भी हरा दिया। तो क्या है, और भी घोड़े से आया था, इस ससुर हाथी से, पाउस है, हाथी से चलेंगे, चलो पता चला कि पीछे से आकर भाला घोंप दिया। समझ में आ रहा है? तो ए तरिया थे। ये और भी घोड़े काफी फुर्तीले होते थे और तेज होते थे। सबसे पहले भारत में घोड़े लाने का काम किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अच्छा किधर से आया था बताओ, वो देखो कितना दूर से आया था, अरब बहुत दूर है, इधर है, अब वो सब जमीन से जुड़ा हुआ है। देखो उसमें मैप में, देखो मैप में यहाँ है अरब, देखो यहाँ है अरब, यहाँ है। देखो इस रास्ते से ईरान से होते हुए ना वो भारत आया है, यहाँ है अरब, देखो यहाँ है, यहाँ अरब है। इधर से घोड़े से आएगा तभी तो जल्दी पहुंच पाएगा, हाथी से आएगा तो पहुंच पाएगा नहीं, पहुंच पाएगा ना। तो घोड़े से आया था, अरबी घोड़े काफी फुर्तीले और तेज होते थे। तो
तो देख लो, इन सब बात को याद रखना है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम सोने का सिक्का चलाया जिसका नाम था दिरहम, क्या नाम था, तो ये पूछता है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मतलब आक्रमणकारी। सबसे पहला सफल आक्रमणकारी कौन था मुस्लिम में, मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन पूछता है। ये खत्म होने के बाद, ये पढ़ा चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज। अब देखो कि याद रहे हमेशा। अब इस्लाम का भी उदय खुदय बता दिए थे इसमें कि कहां से उदय हुआ था, नहीं जैसे अभी ऐसे बता रहे थे, जब बीसी बता रहे थे तो इसमें बताए थे कि ईस्वी की शुरुआत 00 ईस्वी से मानी जाती है। कब से, जब ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह कौन थे, तो क्रिश्चियन के देवता थे। तो ये बता दिए थे कि ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। और इससे पहले वाला क्या बताए थे, अब देखो, एक बताए थे 583 की 63, हाँ तो 63 था, 563, 500 483, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको बता दे रहे हैं एक बार और। देखो, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले वाला, या कोई भी साल पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसको लिखते हैं बीसी। क्या लिखते हैं, या ईसा पूर्व। कौन सी, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। इनके जन्म के बाद वाला कोई भी अगर लिखते हैं तो क्या कहेंगे, एडी, एनो डामनी, या कहेंगे ईस्वी, 570 ईस्वी, नहीं, या कहेंगे अगर मान लो 1500 को कहना है तो कहेंगे 1500 ईस्वी। क्या कहेंगे, ईस्वी या एडी, क्या कहेंगे, एडी। तो एडी क्यों कहेंगे, तो एनो डामनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, एनो डामनी। ईस्वी से पहले, मतलब देखो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो सन कहेंगे ना, तो ईस्वी पूर्व कहेंगे। अच्छा, तो 563 क्या है, तो इसमें सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जिनको आगे चल के किस नाम से जाना गया, गौतम बुद्ध, ठीक है। 483 में क्या हुआ, तो उनकी मृत्यु हुई। कहाँ मृत्यु हुई, तो कुशीनगर में। कुशीनगर को पहले किस नाम से जाना जाता था, कुशीनारा के नाम से, ठीक है। अभी कुशीनगर के नाम से जाना जा रहा है। तो 483 में जन्म कहाँ हुआ, 563 में लुम्बिनी में, कहाँ है, नेपाल में, कपिल वस्तु एरिया में हुआ था। कपिल वस्तु शायद राज्य का या कस्बे का नाम था, ठीक है। ये किस जाति के थे, जैसे पूछता है ना एक, क्या नाम था, चलो बाद में बताएंगे, याद नहीं पड़ रहा है, तो देख लो। तो अब देखो गौतम बुद्ध, तो कहेंगे कि ईसा मसीह जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म से पहले बौद्ध धर्म था। अब समझ में आ रहा है, ईसाई धर्म के पहले बौद्ध धर्म था। अच्छा, बौद्ध धर्म के पहले बाबू जैन धर्म था। कौन धर्म था, जैन। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थी, ऋषभ देव। अच्छा, तो कब इसकी स्थापना, तो लगभग 3000 साल पहले इसकी स्थापना किए थे ऋषभ देव। लेकिन उतना प्रचार प्रसार नहीं था जितना बौद्ध धर्म का था। तो देखो, तो इसके देखो, ये पहले संस्थापक थे, तो पहले गुरु मान सकते हैं या पहला तीर्थकर मान सकते हैं। अब देखो, कुछ साल बाद लगभग गौतम बुद्ध के समय में, मान लो लगभग गौतम बुद्ध के समय में जन्म हुआ किनका, भगवान महावीर का। भगवान महावीर का। अब भगवान महावीर कौन थे, तो 24वें तीर्थकर थे। किसके, जैन धर्म के। ये गौतम बुद्ध के समय में जन्म लिए। तो देखो 24 यानी कि 23 आदमी मर चुके हैं जैन धर्म से, गुरु 23 तीर्थकर मर चुके हैं। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जन्म लिए, तो अब जैन धर्म का बहुत बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो अब देखो, तो ये बताओ, तो आखिर इस धर्म का उदय क्यों हुआ, इसका भी कोई कारण होगा ना। जैसे मान लो मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, तो उसका रीजन था है कि अल हजाज का जो व्यापार सिंध से होता था, देवल बंदरगाह से, उसको दाहिर ने लूट लिया, तो भेजा। उसी प्रकार इसका भी जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, कारण होगा। तो कारण ये था कि देखो, उस समय वर्ण व्यवस्था चलता था, क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो नीचे होते थे, उस सब की सेवा करते थे, और उनको गांव में एंट्री नहीं होने दिया जाता था। और जैसे मल मूत्र साफ करना, ये सब साफ सफाई का ध्यान रखना, किसी को जलाना, जैसे मर गया तो दफनाना, ये सब काम करते थे। उनको गांव में एंट्री नहीं था। सभी जो जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैसे थे, वो जिस कुआं से पानी पीते थे, उस कुआं को टच नहीं करने दिया जाता था शूद्रों को। समझ में आया। तो इससे परेशान होकर इस जैन धर्म और क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो लोग कन्वर्ट हो गए, तो इससे समानता हुआ, लोगों में समानता बढ़ी। समझ में आ रहा है।
तो इस टाइप से। अब देखो, तो अगर पूछा जाए तो इस धर्म से पहले कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म, या कह सकते हो सनातन धर्म। ठीक है, सबसे पहले सनातन, फिर आया जैन, फिर आया बौद्ध धर्म, फिर आया क्रिश्चियन धर्म, या जिसको क्या बोलते हैं गौरी, अरे ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। अब 570 ये जो लिखे हैं हजरत मोहम्मद साहब का, मुहम्मद मुहम्मद साहब का जन्म होता है कहाँ? मक्का में जन्म होता है। कब? 570 में। तो देखो, इस्लाम धर्म सब धर्म से बाद में आया, देख रहे हो, समझ में आया? 570 ईस्वी में। देखो, इससे पहले कौन था? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म से पहले कौन था? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म। सबसे पहले कौन था? सनातन या हिंदू धर्म। अब देखो, अब 1500 ईस्वी में गुरु नानक देव आते हैं। गुरु नानक देव किसका स्थापना करते हैं? सिख धर्म। किस धर्म? सिख धर्म का। यार जो पंजाबी होते हैं तो ये सब बता चुके थे, एक बार रिवाइज करवा दिए तो मेटा देनो कौन दिक्कत है मैं। चलो देखो, तो वो सिख धर्म 1500 ईस्वी में था। देखो लो, सबसे लास्ट में है सिख धर्म। ठीक है, अब मान लो कि तुम ही लोगों में कोई बाबा बन जाए, अपना एक धर्म निकाल दे, टकलुआ बाबा धर्म, तो ऐसे हो सकता है आने वाले समय में भी धर्म हो सकता है ना, जो सभी धर्मों को समानता दे। मिटा दें। तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन भारत पर आक्रमण किया था? तुर्क आक्रमण। कौन? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में राजा कौन था? देखो, अल्पतगीन एक राजा था, अल्पतगीन, जिसका गुलाम कह सकते हो या दास कौन था? गुलाम या दास कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अब देखो ध्यान से, ये कहाँ बताए? तो सुबुक्तगीन जो राजा था, देखो तुर्क गजनी एक जगह है जो अफगानिस्तान में अभी पड़ता है। अफगानिस्तान में पहले तुर्क में पड़ता था, तुर्की में, ऐसे कह सकते हो। तो अभी अफगानिस्तान में है। वहां का राजा था अल्पतगीन का जो है गुलाम या दास था सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीनवा क्या करता था? देखो ससुरा का, देखो सुबुक्तगीन ई क्या करता था? बार बार अटैक करता था पेशावर पर। पेशावर है ना था जी, पेशावर, 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 जहां का राजा था राजा जयपाल, राजा जयपाल, यही था ना। अब देखो, सुबुक्तगीन बार बार अटैक करता था, बार बार अटैक करता था, बार बार अटैक करता था। एक दिन परेशान होकर पेशावर के राजा जयपाल इसकी हत्या कर देते हैं। उस समय टाइम था 998 ईस्वी। कब? तो तुम कहोगे कि क्या बोलते हैं कि काहे आखिर अटैक काहे मारा? तो ये बताओ, केहू के जाके बार बार खोदोगे तो खिसिया का तमाचा नहीं मार देगा? ये तो राजा था, तलवार निकाला कर मार दिया होगा। अब इसको टपका दिया सुबुक्तगीन को। अब इसका लड़का था, सुबुक्तगीनवा का बेटा था कौन? महमूद गजनवी। गजनी तो एक जगह का नाम है। देखो, महमूद गजनवी एक बेटा था। अब ये कसम खाया कि हमारा बाबूजी के टप पहले बने, हम छोड़े में नहीं राजा जयपाल के, हैं? अभी कसम खा लिया, कहा कि हम जब तक उसको हराएंगे नहीं तब तक हर साल अटैक करेंगे, हर साल। तो देखो, अब राजा बन गए। देखो, सुबुक्तगीन मारा 998 में, तभी तो राजा बना ही। तो 998 में महमूद गजनवी राजा बना, 998 में। ठीक है, ये कौन था? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन यामिनी वंश का संस्थापक था। यामिनी वंश, यामिनी वंश का अल्पतगीन संस्थापक था। उसका दास था या गुलाम था सुबुक्तगीन, और उसका बेटा था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन बार बार अटैक करता था, कहां पे? पेशावर पे, राजा जयपाल पे। एक दिन खिसिया के राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन की टपका दिए 998 में। तो अब महमूद गजनवी 998 में राजा बनता है, और 1000 ईस्वी में, ध्यान से देखो, 1000 एडी में पहला अटैक करता है पेशावर को। लेकिन ना जीतता है ना हारता है, कोई कंक्लूजन नहीं, मुंह बना के चल जाता है फिर से, है? फिर ससुरा तैयार होकर एकदम मजबूत होकर 1001 में फिर से दूसरा अटैक। कौन? दूसरा
दूसरा अटैक करता है और राजा जयपाल को हरा देता है। हराने के बाद मारता नहीं है, देखो कैसे क्या कहता है कि हम छोटे मोटे राजा की हत्या नहीं करते, छोड़ देता है। देखो, हरा देता है या छोड़ देता है, इसका मतलब क्या था कि इसका उद्देश्य शासन करना नहीं था। अगर शासन करना होता तो उसको टपका देता तब शासन करता। समझ में आ रहा है? एक राजा के रहते हुए दूसरा राजा शासन कर सकता है? नहीं, टपकाता तब शासन करता। यानी कि उसका उद्देश्य था सिर्फ लूटपाट करना, साम्राज्य स्थापित करना नहीं। किसका? महमूद गजनवी का। तो अभी तो अटैक किया, देखो 1001 से 1027 तक बाबू 17 बार अटैक किया है भारत में। कितना बार? तो कहोगे कि हरा दिया तो 17 बार कहा? तो अलग अलग जगह पे लूट करने के लिए। समझ में आया? लूट करता था, मूर्तियों को तोड़ता था, सबसे ज्यादा मंदिरों पे हमला करता था और मंदिर के मूर्तियों को तोड़ देता था और लूटपाट कर लेता था। ठीक है, तो अगर पूछ दिया कि इसका उद्देश्य क्या था तो आप कहेंगे महमूद गजनवी का उद्देश्य था लूटपाट करना और मूर्तियों को तोड़ना। इसीलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। याद रखना, महमूद गजनवी को किस रूप में जाना जाता है? मूर्ति भंजक के रूप में, मूर्तियों को तोड़ता था। अब देखो बाबू, 1001 इसमें दूसरा अटैक करता है और राजा जयपाल को क्या कर देता है? हरा देता है और कहता है कि हम छोटे मोटे राजा की हत्या नहीं करते। अब बताओ, कोई राजा का इतना बड़ा बेइज्जती वो राजा सह पाएगा? नहीं। तो वो क्या करते हैं? जलते आग में कूदकर अपना प्राण त्याग देते हैं अपने नाक को बचाने के लिए, है ना? तो अब देखो, उस समय का राजा भी तो होते थे भाई एकदम कि भाई अपना नाक नहीं कटाते थे, तो अपना जान दे देते हैं। फिर देखो 1001 से 1027 तक 17 बार अटैक किया रहता है। उसी में सबसे फेमस अटैक है 1000 कितना वाला हो? 1025 का। आइए सोमनाथ मंदिर पर करता है। किस पर? सोमनाथ मंदिर पर ये अटैक करता है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है बाबू? गुजरात में है। तोड़ फोड़ देता है, बहुत संपत्ति लूटता है। उस समय सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध था, सबसे ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात वहीं थे। तो देख लो, तो 1025 इसमें सोमनाथ मंदिर में जो अटैक हुआ था वो सबसे फेमस अटैक माना जाता है। ठीक है, अरे बाबू 27 हम लिखे हैं, देखो सुनो, देखो बता रहे हैं 1001 से 1027 ईस्वी तक 17 बार अटैक किया, वो लिखवाए होंगे। कितना बार? 17 बार। और 17 बार अटैक में 1025 वाला है कैसे लिख लिए? 1025 आप गड़बड़ लिखे हैं। 1025 में सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक किया था वो सबसे फेमस था, सबसे फेमस अटैक था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? किसका? महमूद गजनवी का। क्या उद्देश्य था? लूटपाट करना। साफ आ रहा है ना? लूटपाट करना, मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। इसीलिए इसे मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देख लो, ये सब याद हो जाएगा ना। अल्पतगीन यामिनी वंश का संस्थापक, इसका गुलाम यादाश्त था, सुबुक्तगीन बेटा था महमूद गजनवी। इसके लुढ़कने के बाद, इसकी हत्या के बाद ये कसम खाता है कि हम तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक हम अपने मुकाम पे मुकाम हासिल न कर लें। मतलब राजा जयपाल को पहला अटैक करता है 1000 AD में, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। 1001 में करता है दूसरा अटैक और राजा जयपाल को हरा देता है। ठीक है, और कहता है कि हम छोटे मोटे राजा की हत्या नहीं करते। तो उससे क्या बोलते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं राजा जयपाल और जलते आग में कूद के अपना जान दे देते हैं, है ना? और उसके बाद से इसका अटैक तो जारी रहता है अलग अलग जगह पे, भारत के अलग अलग मंदिर पे, लेकिन सबसे फेमस माना जाता है सोमनाथ मंदिर पे। यही बस पूछता है और कुछ नहीं, बस इतना। तो कोई दिक्कत है तो बताइए, हटा दें? तो आगे बढ़े। अब इसके बाद से आ जाएगा कौन चीज? देखो, हम लाइन बाई लाइन पढ़ाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी, फिर गौरी। तो अब गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तक याद रहेगा ना? तो अब हम जानेंगे गौरी के बारे में। अब इसमें ट्रिक व्रिक याद रखिएगा लोग, ठीक है? कि लाइन में कई बार क्रम से पूछ देता है कि किनका कब अटैक हुआ, क्रम वाइज सजाएं। तो पहले दे देगा कौन चीज? मान लो दे दिया खिलजी में कोई, मान लो इब्राहिम लोदी दे दिया, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी तो इसी का हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम दे दिया,
अ, और क्या दे दिया, मान लो गोरी दे दिया, गजनी दे दिया, महमूद गजनवी। अब कहेगा क्रम वाइज इसको सजाइए, आता है क्वेश्चन ऐसा सीक्वेंस में लगाने के लिए कि किसका सबसे पहले अटैक हुआ, तो बताओ किसका हुआ। ए बी सी और डी, ऐसे क्रम से सजाना होता है। अब इसका रोमन दे देगा ऐसे 1 2 3 4, और इसमें दे देगा मान लो ए बी सी डी, इसमें दे देगा बी सी डी ए, इसमें दे देगा बी डी सी ए, इनमें से कोई नहीं, तो बताओ कौन होगा। हाँ थर्ड वाला है ना। सबसे पहले किसका अटैक होता है, मोहम्मद बिन कासिम, फिर किसका, गजनवी, फिर गोरी, फिर इब्राहिम लोदी। मैंने इब्राहिम लोदी तो बहुत दूर की बात है। हाँ मुगल का हाँ लास्ट शासन है लोदी वंश, उसका अटैक हुआ ही नहीं था, वो तो लास्ट शासक था, लेकिन मान के चलेंगे, मैंने लोदी वंश में कोई क्या दे देगा जो फर्स्ट वाला था, है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी तुर्क आक्रमण ही था, गोरी, मुहम्मद गोरी तुर्क आक्रमण था। कौन, तुर्क आक्रमणकारी था। अब देखो अभी हम लोग जाने कि क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का क्या उद्देश्य था, अल हजाज का उद्देश्य को पूरा करना। मतलब अल हजाज बोला था कि जाके देखो ये साथ दुश्मनी है ना दोस्ती, अब नया खून है, गया एकदम मकड़ के बस मार दिया, दाहिर को टपका दिया, तो उसका कोई उद्देश्य था नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी 2 साल तक रहा, और उसके बाद से अब उद्देश्य जिसका नहीं रहता वो आता है तो अलग अलग चेंज करते हैं। तो वो पहली बार आया तो बहुत सारा चेंज किया। पहले बार तो घोड़ा लाया, ऊंट का पालना शुरू हुआ, खजूर की खेती शुरू हुई, सोने का सिक्का चलाया, देख रहे हो कितना उद्देश्य। लेकिन गजनी आया या गोरी आया तो इन लोगों का उतना उद्देश्य नहीं था, इन लोगों का कुछ खास मकसद था। जैसे गजनी आया तो उसका क्या उद्देश्य था, सिर्फ लूट पाट करना है, हाँ धर्म का प्रचार। लेकिन मुहम्मद जो गोरी आया इसका 3 उद्देश्य था, धर्म का प्रचार, साम्राज्य स्थापित करना और लूटपाट करना। ये तीनों उद्देश्य था, धर्म का प्रचार, साम्राज्य स्थापित करना, लूटपाट करना। तो धर्म का प्रचार भी किया, लूटपाट भी किया, ठीक है, साम्राज्य भी स्थापित किया। तो कब आया, 1175 में अटैक करता है, 1206 तक रहता है, ठीक है। 1175 से लेके 1206 तक इसका समय काल रहता है मोहम्मद गोरी का, ठीक है। इसका 3 उद्देश्य है, वो याद रखिएगा कि तीनों उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना, धर्म का प्रचार करना और लूटपाट करना, ठीक है। अब देखिए जब ये मोहम्मद गोरी भारत आया, आक्रमण किया, तो उस समय भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। अब वही समझना है इसको, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि भारत का नक्शा थोड़ा हम अजीब बनाएंगे, है ना। अब तू कहेगा कि हैगा काहे बना रहे हैं, तो बाबू भारत पहले हैगा नहीं, तो भारत का नक्शा जैसा नहीं था, पहले भारत का नक्शा बनाते हैं फिर बनाएंगे। तो भारत का पहले नक्शा बनाते हैं, ठीक है। हाँ बता रहे हैं, अभी तो भारत का नक्शा बना रहा है ना, एजा है श्रीलंका। तो देखो मान लो सपोज कि ये भारत है बड़ा ओवरा, मान लो कि खाने वाने का दिक्कत है ना, तो इसलिए पतला है भारत। अब देखो इसमें पाकिस्तान भी था,
ऐसे जैसे भी हो। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा था भारत में, ठीक है, तो ये लोग अटैक इधर ही से करते थे। मान लो यहाँ सिंध उंध है सब, तो उस समय भारत थोड़ा सा और ये थी बढ़िया से बनाते हैं ऐसे, देखो तो यहाँ पे जो राज कर रहे थे, यहाँ पे जो राज कर रहे थे गुजरात में, वो भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय, शायद इनको मूल राज भी बोला जाता है क्या? इन्हीं को बोला जाता है मूल राज, इन्हीं को बोला जाता है मूल राज, इनको मूल राज भी बोला जाता है, ठीक है। भीम द्वितीय को कहाँ शासन कर रहे थे? गुजरात में, ठीक है। और दिल्ली में शासन कर रहे थे बाबू, उल्टा लगा दिएगा जी। अब दिल्ली में शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे? यहाँ दिल्ली, दिल्ली में शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। कहा? दिल्ली। इधर उज्जैन था, इधर शासन कर रहे थे, उज्जैन था, एक और कोई जगह का नाम था उज्जैन, या एक और कोई जगह का नाम था, कनौज भी बोल सकते हैं, ठीक है, उज्जैन या कनौज। जयचंद, जयचंद शासन कर रहे थे। तो आखिर इन सबको क्यों जान रहे थे? देखो बाबू, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये शायद मौसियारे भाई थे। कौन भाई थे? हाँ, जब गोरी अटैक किया तो ये दोनों एक थे उसीलिए पहला अटैक वो जीता नहीं, और जब दूसरी बार अटैक किया तो ये दोनों अलग अलग हो गए थे, इसीलिए वो दूसरा अटैक जीत गया। समझ में आया? तो देखो, तो ये थोड़ा बना लीजिए आप लोग, ये थोड़ा बना लीजिए, ये कनौज लिख सकते हैं या उज्जैन लिख सकते हैं, कनौज लिख लीजिए। लिखो तो फिर एक करके मिटा दें, थोड़ा सा बना लो, बनाना जरूरी है ना, तो वीडियो देखोगे। इसको भीमराज मूल राज भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले दिल्ली की स्थापना किसने किया, इसको जानना है। अनंग पाल तोमर, अनंग पाल तोमर दिल्ली की स्थापना करते हैं, अनंग पाल तोमर। और इसके शासन में बहुत सारे राजा होंगे, लेकिन एक आते हैं अंत में, अनंग पाल द्वितीय। अच्छा, तो ये क्यों बताना है? तो देखो, बीच में राजा हुए लेकिन उतने फेमस नहीं थे। क्यों फेमस नहीं थे? तो बता रहे हैं कि जो अनंग पाल तोमर का कोई वंश राजा हुआ होगा, लड़का हुआ होगा तो राजा बन गया, फिर उसका लड़का हुआ होगा राजा बन गया होगा, फिर उसका लड़का हुआ होगा राजा बन गया होगा। यहाँ से ट्विस्ट ये है कि अनंग पाल तोमर का कोई बेटा ही नहीं था, दो लड़कियां थी। क्या? एक कर्पूरवा देवी, कर्पूरवा देवी, और एक सुंदरी देवी। कर्पूरवा देवी बहुत जगह कम देता है, उसका नाम बिमला देवी देता है। तो बिमला देवी और सुंदरी देवी, ये याद रखिए। अनंग पाल तोमर की दो बेटियां थी, बिमला देवी, बिमला देवी और सुंदरी देवी, सुंदरी देवी, दो लड़कियां थी। इसको कर्पूरवा देवी भी या कर्पूरी, कर्पूरी देवी भी बोलते हैं, या कर्पूरवा देवी। तो ये देखिएगा कि अलग अलग किताब में देता है, ठीक है। तो अनंग पाल तोमर किसका वंशज था? अनंग पाल द्वितीय जो था वो अनंग पाल तोमर के एक वंशज का था, मतलब उसी वंशज का था, जिसकी दो बेटियां थी, लड़के नहीं थे, बिमला देवी और सुंदरी देवी। ये क्यों बता रहे हैं? तो दो लड़कियां थी तो दो जगह शादी होगा। कहाँ शादी? दो जगह। अभी भारत का जो नक्शा बनाए थे, दो जगह लिखे थे, एक इधर लिखे थे कनौज वाला, एक यहाँ दिल्ली वाला लिखे थे। समझ रहे हो? ये दोनों जगह इन दोनों का शादी होगा, ठीक है, इन दोनों का शादी होगा, इन दोनों जगह जो अभी भारत का नक्शा बनाए थे ऐसे, चलो जो भी बनाए थे अब तो बड़ा झकास बनेगा ठीक है। तो देखो,
तो इनका शादी होता है सोमेश्वर से, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर से। और इसका इसका भी शादी होता है यहाँ, जो नीचे था कौन था, कनौज था, कनौज, कनौज। यहाँ कौन था, मान लो ये थोड़ा छोटा बना दे, चलो। तो यहाँ दिल्ली में कौन था, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ कनौज में कौन था, जयचंद, कनौज। यहाँ कौन था, हाँ, इसको भी, इसमें भी ट्विस्ट है, थोड़ा सा बाद में बताएंगे, लेकिन भीम द्वितीय, खाली नाम याद रखिएगा, भीम द्वितीय। इसका एक और नाम क्या था, मूलराज, ये भी याद रखिएगा, मूलराज। देखिए अब ट्विस्ट ये है कि सोमेश्वर का जो लड़का हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान था, और इनकी जो शादी हुई थी विजय चंद से, और इसका जो लड़का था वो जयचंद था। देखो ट्विस्ट। अब ये बताओ, दोनों बहन के दो लड़के तो क्या लगेंगे, मौसेरे भाई नहीं लगेंगे? समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, ये उसकी मौसी, ये उसकी मौसी। देखिए समझिए क्या कर रहे हैं। विमला देवी का शादी सोमेश्वर से हुआ, इसका लड़का था कौन, पृथ्वीराज चौहान, समझिएगा एकदम बढ़िया से। और विजय चंद का लड़का था जयचंद, समझ में आ रहा है? देखो दो लड़कियां थी किसकी, अनंगपाल द्वितीय की। ये देखो बहुत अच्छा कहानी है, सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। अभी ये में और ही ट्विस्ट है कि काहे ये लोग अलग होते हैं, ये में ट्विस्ट है। तो देखिए, अनंगपाल तोमर दिल्ली की स्थापना करते हैं, इसके बाद बहुत सारे वंशज हुए, लेकिन उसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि राजा हुए, राज की लड़का हुए, राज्य की है। लेकिन अनंगपाल द्वितीय की दो लड़कियां थी, तो ये दोनों की शादी अलग अलग जगह की है, ठीक है। तो दोनों जगह की अलग अलग, तो देखो विमला देवी का शादी हुआ सोमेश्वर से, और सोमेश्वर कहाँ के राजा थे ना, देखो पृथ्वीराज चौहान ये दिल्ली के राजा थे, कब हुए ये भी, इसमें भी ट्विस्ट है। ये जो है पृथ्वीराज चौहान, ये लड़का थे किसका, सोमेश्वर के। और शादी जब होगी तो दिल्ली में थोड़े होगी, माने दिल्ली में तो शासन पहले से अनंगपाल द्वितीय कर रहे हैं। ये दो जगह अलग अलग सोमेश्वर से शादी हो रहा है, विमला देवी का, सुंदरी देवी का विजय चंद से। जो विजय चंद है वो कनौज पे शासन कर रहे हैं, और सोमेश्वर जो शासन कर रहे थे वो अजमेर पर शासन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, अजमेर पर। ध्यान से समझिएगा एकदम, सोमेश्वर जो राजा थे वो अजमेर के राजा थे, अजमेर। और विजय चंद कहाँ के राजा थे, कनौज। कनौज कोई जगह उज्जैन भी देता है, लेकिन कनौज समझिए, कनौज, ठीक है। अब समझिए, अजमेर में सोमेश्वर राज कर रहे थे, उनसे विमला देवी का शादी होता है, सुंदरी देवी का शादी होता है विजय चंद से, जो कनौज में शासन कर रहे हैं। अब विजय चंद का लड़का जयचंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इसमें है कि सोमेश्वर जो अजमेर में शासन कर रहे हैं, तो उनका लड़का पृथ्वीराज चौहान दिल्ली कैसे पहुंच गया है ना ट्विस्ट। तो देखो अजमेर पर, अब मान लो यहाँ का कोई राजा नहीं रहेगा अनंगपाल द्वितीय के मरने के बाद, तो ये शासन किसके अंडर में आ जा रहा था, आ गया पृथ्वीराज चौहान के, उनके मरने के बाद। माने समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? अरे हथियार लिया होगा, मरने के बाद मान लो कि बपौती है चाहे ससुर जी हैं, ले लिए, चला रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान। अब देखो, अब यहां से बात ये है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लो, लिख लेना। अब यहां से ट्विस्ट आता है, गोरी 1175 में क्या करता है, फर्स्ट अटैक, और क्या कर देता है, हार देता है। क्यों? ये दोनों भाई भाई जयचंद और पृथ्वीराज चौहान मिल के लड़ाई करते हैं, समझ में आया? इसीलिए हार गया कौन, गौरी। लेकिन दूसरे अटैक में क्यों जीत गया, तो इसमें ट्विस्ट ये है कि इन दोनों में से किसी की लड़की थी, जयचंद की, हाँ। अब पृथ्वीराज चौहान इससे प्यार करता था। अरे उस समय मान लो एक और राजा 17 को शादी कर लेता था लोग,
कर लेता था कि नहीं? तो वो प्यार करता था। अब इसने, इसको पता चला थोड़ा बहुत, तो ई का कर स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर रच दिया, पृथ्वीराज चौहान को बताया नहीं। अब पृथ्वीराज चौहान, अभी तो बताए हैं कि पृथ्वीराज चौहान किसके लड़के थे? सोमेश्वर के। ये अजमेर का शासक था, लेकिन दिल्ली पर भी पृथ्वीराज चौहान का कब्जा हो गया। हो सकता है कि वो अनंगपाल तोमर की मृत्यु के बाद हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, जो दिल्ली प्रशासन कर रहा है वो अपने आप को बाप तो समझेगा ही कि हम ही है जौन है। अभी क्या किया देखो, जयचंद के लड़की से प्यार करता था, जब इसको पता चला इसने स्वयंवर रच दिया, इस ससुरा को बुलाया नहीं, अभी क्रोधित हो गया, अरे हमरा को नहीं बुलाया। अभी क्या किया, किडनैप करवा लिया। इसकी लड़की को क्या करवा लिया? किडनैप, अपहरण करवा लिया। अपहरण करवा लिया तो अभी दोनों में दुश्मनी हो जाएगा ना। और जब दुश्मनी हो गया तो दूसरा अटैक जब किया तो ये साथ दे दिया गोरी का, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए। समझ में आया कितना खतरनाक स्टोरी है? ठीक है। तो इस टाइप से है। तो फर्स्ट अटैक करता है 1175 में कौन? गोरी। तो गोरी और किसके किसके बीच में लड़ाई होता है? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। ठीक है। हाँ, इसी में आएगा फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसमें थोड़ा सा डिसमिस है, थोड़ा डिसमिस है। देखो, रुक जाओ, गड़बड़ है। मैंने सब ठीक है, सब कहानी स्टोरी ठीक है, लेकिन इसने क्या बोल, गोरी कई बार अटैक किया था, इसमें बताने में दिक्कत हो गया। देखो, गोरी जो फर्स्ट अटैक किया 1175 में, उसमें भी ये नहीं जीता। दूसरा अटैक किया, उसमें भी नहीं जीता। वो 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा, उसमें भी नहीं जीता। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में इन दोनों का ये दोनों बिछड़ते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। देखो, तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 हुआ, उससे पहले 1175 में ये अटैक किया था, लेकिन हार गया। फिर दूसरी बार अटैक किया तो वो हार गया। ठीक है। आज जब 1191 में अटैक किया तब वो हार गया, क्योंकि तब वो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ये दोनों साथ रहते हैं तब। तो समझो कहां कहां अटैक किया। पहली बार जब गोरी अटैक किया 1175 में, तो वो अटैक किया उस जगह पर जहां करमाती जाति के लोग रहते थे। पहला अटैक जब किया, भारत में ही कहीं अटैक किया जहां करमाती जाति के लोग रहते थे, उसको बहुत, करमाती जाति के लोग बहुत मारे गोरी को, इतना मारे कि भाग गया। फिर दोबारा अटैक किया हेइजा, इसीलिए तो ये बताया गया है। दोबारा अटैक किया है भीम द्वितीय मूलराज। अब इसने क्या किया, किडनैप, इसको बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद अब गोरी के ही तो ये थे, गुलाम थे, ऐबक और 2-3 थे। ऐबक का नाम सुने हैं ना? ये इसके गुलाम थे। वो आए हाथ पैर जोड़े कि भीम द्वितीय को महाराज छोड़ दीजिए, दोबारा अटैक ना हो। तब ये छोड़ा, तो फिर ससुरा एजा ना करके तब एजा किया है। देखो, जो क्या बोलते हैं, पानीपत का चाहे तराइन है, वो सब दिल्ली से पहले पड़ता है। पानीपत को हो चाहे तराइन को हो, सब दिल्ली से पहले पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पे आक्रमण करने से पहले वो ऐसा प्लेस था जो खाली नुमा जगह था जहां पे अटैक होता था। समझ में आ रहा है? दोनों ओर से बीच में पड़ता था, इसीलिए हमेशा पानीपत या तराइन में युद्ध लड़ा गया है। ठीक है। तो दिल्ली पर अचानक से अटैक थोड़ा कर देंगे, इधर से कुछ सेना आएगी, कुछ इधर से जाएगी, बीच में अटैक होता था, इसीलिए इधर दोनों पड़ता है, दिल्ली के पहले पड़ता है। वो बता रहे हैं कहाँ पड़ता है, पानीपत या तराइन, पंजाब हरियाणा के आसपास उसी में पड़ता है। ठीक है। वहीं पे लड़ाई लड़ी जाती थी। तो देख लो, तो जो गोरी था पहला अपना अटैक करता है कहां पे, करमाती जाति के लोग जहां रहते थे, उस जगह का नाम था मुल्तान। तो फर्स्ट अटैक जहां करेगा गोरी, मुल्तान पे करेगा। और वहां के लोग थे करमाती जाति के लोग थे, बहुत मारे इसको। तो ये फर्स्ट अटैक था। फिर दूसरा सेकेंड कहां करता है, गुजरात। अब वहां का राजा कौन थे? हाँ, कब करता है, 1178 में 2-3 साल आराम किया।
आई जब किया फर्स्ट अटैक वो 1175 में किया, आई दूसरा अटैक किया वो 1178 में किया, गुजरात पे किया, वहां का राजे थे भीम द्वितीय, बंदी बना लिए ससुरा के, ठीक है, बंदी बना लिए, ठीक है। फिर इसका अटैक एकदम जारी रहता था, यो बहुत बार अटैक किया था, ये भी बहुत बार अटैक किया था, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पे अटैक करता था, अलग अलग, फिर भटिंडा पे किया, फिर अलग अलग जगह पे कई जगह किया था, उसमें कुछ कुछ नाम बहुत फेमस है, ठीक है। तो 1191 में जब आता है तब तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ता है जिसमें ये दोनों साथ रहते हैं। आज जब पता चलता है किसको, जयचंद को, कि तो नजर लगा रहा है, तो इसने क्या किया, स्वयंवर रच दिया, स्वयंवर रच दिया, स्वयंवर रच दिया, इसको बुलाया नहीं तो पृथ्वीराज चौहान इसकी लड़की को उठा लिए, उस लड़कियों का भी नाम है बहुत अच्छा, ठीक है, बताएंगे फिर धीरे से, आज ही तो बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो कल एक बार और रिवाइज कराएंगे तो अच्छे से, देखो तो अब उठा लिया, तब तराइन का दूसरे युद्ध में क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए। अब ये साथ देने लगा जयचंद किसका, गौरी का, बस पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। तो ये सब कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।